ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे के लिए मान लेते हैं इसका टर्म निकाल लेते हैं क्या, ए वाई इम्प्लाइज दैट ए वाई, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2 y माइनस 1 और कितना हो जाएगा डिफरेंस 5, तो यहाँ से ए वाई निकल कर आ जाएगा कितना 5y माइनस 3। इसी तरह क्या करते हैं तीसरा वाला टर्म निकाल लेते हैं ए जेड कितना हो जाएगा भैया 3 प्लस जेड माइनस 1 7 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। अब अगर इसका ए जेड निकाल लेते हैं ए जेड तो कितना हो जाएगा 7z माइनस 7 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये हम लोग मिलकर आ गया। अब इसमें क्या करना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जब होगा तो इसमें तुमने नंबर ऑफ टर्म माना था, ये क्या माना था नंबर ऑफ टर्म सेम होंगे कॉमन होंगे, तो अब उसका टर्म क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए जेड, तीनों अलग अलग थे, तीनों मतलब टर्म क्या अलग अलग है। तो अब हम क्या ए टर्म मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों इक्वल होगा, तो अब तीनों की वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 और 5y माइनस 3 7z माइनस 4। तो ये देखो भाई इक्वेशन मिल गया। तो ये जब इक्वेशन आ गए तीनों x y z तो अलग अलग है, लेकिन हमको तो भैया चाहिए वैल्यू, चलो ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता कि अगर कहीं से मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया तो इक्वेशन अपने आप में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं अगर यहाँ से टर्म निकालें, ये तो चीज हमें क्या करना है टर्म तो निकल जाए, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा कॉमन, तो नंबर ऑफ टर्म को कॉमन में बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये x y z है इनमें से क्या करना किसी एक वैल्यू निकालें, एक वेरिएबल में निकाल लेते हैं, और जैसे ही एक वेरिएबल मिल जाएगा तो क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज हमने पढ़ा है अरिथमेटिक में कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं a b c होता है तो b को क्या होता है a प्लस c/2 होता है। बस थोड़ा सा ये समझना है कि तीनों लोग हैं, अगर मैं हर चीज अगर इसका अरिथमेटिक मिल लूंगा दोनों चीज तो तीसरा वाला मिलेगा, बात समझते हो मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं कि जो x और z है उसकी वैल्यू किसमें निकाल लेता हूं y, खैर तुम x में भी निकाल सकते हो z में भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा तो चाहे जिसमें निकाल। लेकिन मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करता हूं कि जो x की वैल्यू है वो y के टर्म में निकाल लो, z की वैल्यू किसके टर्म में निकाल लो y के टर्म में, ताकि मुझे आसान हो जाएगा इन दोनों का जब a और d निकालना होगा तो उसका क्या करना है b निकाल कर आसानी से सॉल्व कर दूंगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं y के टर्म में वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक बार इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, बस समझ आ गई। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस 3 हो जाएगा, बात इतनी समझ आ गई। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 5y माइनस 1, अगर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्या। अगर नहीं समझ आ रही तो दिक्कत नहीं, आराम से बताऊंगा। 3x ये उधर गया तो 5y माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा बाई 3। इतनी बात समझ आ रहा है। अब देखो जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो कभी क्या पॉइंट में आता नहीं, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू आता है। तो यहाँ से ऐसा होगा कि क्या वैल्यू रखें कि जो ये पूरा डिविजिबल हो जाए, मतलब इंटीजर वैल्यू आए। तो उसके लिए अगर मुझे करना है क्या, तो एक बार तुम थोड़ा सा सोचो कि अगर 1 रखूंगा तो कटेगा नहीं कटेगा, 2 रखो तो अगर मैं 5 × 2 - 1/3 करूंगा 5 × 10 मिस 1 गया 9 9/3 तो डिविजिबल हो गया। तो मतलब यहाँ से जो y की वैल्यू होगा कितना 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही 4 रखूंगा तो कटेगा नहीं, 4 रखूंगा तो 20 नहीं, 4 5 नहीं 6 रखने पर क्या हो जाएगा और नहीं 6 भी रखने नहीं 7 5 हां 5 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा 6 7 8 नहीं 11, ठीक। ऐसे नंबर से क्या होगा कि पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने एक तरफ की वैल्यू निकाल दी, ठीक। मतलब जब मैंने x को y का टर्म में निकाला तो इतने नंबर आ रहे हैं जो x को क्या करेंगे दूसरी तरफ डिविजिबल होगा। इसी तरह सेम वाले को तो 7z - 4 इक्वल टू 5y - 3, तो यहां से 7z इक्वल टू 5y + 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 4 जाएगा तो क्या होगा तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y + 1/7। जो सिस्टम यहां की है वही सिस्टम यहां करना, y ऐसा वैल्यू रखोगे 7 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। और इसमें क्या होगा जब वैल्यू रखोगे तो कुछ वैल्यू क्या होगा नंबर ऑफ टर्म सेम आएगा। एक बार रखो y की वैल्यू, तो अगर 1 रखूंगा तो नहीं कटेगा, 2 रखूंगा